नमस्कार। वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेके अभी से ही सियासी बिसात बिछाई जा रही है और सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना चेहरा तय कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही 2027 विधानसभा चुनाव होगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कई बड़े ऐलान किए, जिससे 27 का चुनाव काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। यानी दोनों बड़े दल जो उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं, पूरी तरह से तैयारियों में है। एक तरफ बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए सीएम चेहरे को लेकर, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। इसी में बात करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। नितिन नवीन का यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। योगी आदित्यनाथ ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। 2027 के लिए अखिलेश का रेवड़ी कल्चर तैयार। 300 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को 40,000 पेंशन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, ऐसे में योगी ही चुनाव में सीएम का चेहरा होंगे। नितिन नवीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पे मोहर लगा दी और उनके ही चेहरे पे बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यूपी में सत्ता की हैट्रिक लगाने की उम्मीद नितिन नवीन ने जताई है। नितिन नवीन ने कहा, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, एक समय जिस उत्तर प्रदेश को अपराध के लिए जाना जाता था, वसूली के लिए जाना जाता था, कास्ट के आधार पे भ्रमित किया जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश को विकास के लिए जाना जा रहा है, एक्सपेक्टे के लिए जाना जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जा रहा है। जिस तरीके से विकास डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आज कितने एयरपोर्ट है, 10,000 से ज़्यादा MBBS की सीटों में वृद्धि हुई है और भी तमाम सारे काम हो रहे हैं और 50 लाख से ज़्यादा लोगों को आवास दिए गए हैं, शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं, लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है और साथ ही साथ आप देखिए कि जो स्वास्थ्य के लिए तमाम सारी योजनाएं हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बननी तय है और जो झुंझुना पकड़ाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, इससे कुछ अब होने वाला नहीं है। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी 27 को लेकर चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी। उन्होंने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, महिलाओं को सालाना 40,000 की पेंशन मिलेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पे महंगाई और बिजली बिलों को लेकर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं कर पाई, इसलिए फ्री की चीज़ों का लालच दे रही है। अगर इन्होंने स्कूल खोल दिए होते, शिक्षा को बढ़ावा दिया होता, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी करी होती, नारियों को सुरक्षा दी होती, महिलाएं एक सेफ महसूस करती उत्तर प्रदेश में, तो फिर इन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं रह जाता। जनता इस बार मान चुकी है और जनता ने एक बार सोच लिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़े प्यार से चुना था, अब इन्हें उतनी ही नफरत से हटाना। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए घटक दल के लोग इस संशय में हैं कि 300 यूनिट फ्री अगर बिजली उत्तर प्रदेश में लोगों को दी जाएगी आगामी चुनाव के बाद, तो यकीनन उत्तर प्रदेश में जो बिजली को लेकर के एक आतंक है, प्रीपेड मीटर पोस्टपेड मीटर को लेकर के जो एक विवाद है, उस विवाद पे कहीं ना कहीं लगाम लगने का काम सरकार के माध्यम से होगा, जो समाजवादी पार्टी करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया कि एनडीए घटक समूह के जितने भी सहयोगी दल थे, सब बिलबिला करके बाहर निकल आए हैं। ओपी राजभर से लेकर संजय निषाद तक सभी मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं कि कैसे आखिर समाजवादी पार्टी जनता की नब्ज को पकड़ने का काम बहुत तेजी से कर रही है। एक तरफ बीजेपी है, जिसने इस बार के चुनाव में पहले ही सीएम चेहरे का सस्पेंस खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो रेवड़ी कल्चर के जरिए मतदाताओं को साधना चाहते हैं। अब देखना होगा योगी के नाम पर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाती है या अखिलेश के लुभावने वादे परिवर्तन लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कई लोक लुभावने बड़े वादे करके
एक मैसेज दिया है यूपी की जनता को कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बन गई तो कैसे 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी और महिलाओं को 40,000 रुपए तक सालाना पेंशन दी जाएगी। तो अब चूंकि बिजली का एक बड़ा मुद्दा है, स्मार्ट मीटर एक मुद्दा है और उसी को लेकर अखिलेश यादव शायद इसे आधार बना के उन्होंने एक बड़ा दाव चला है। हालांकि ये कितना कारगर साबित होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके काम के भरोसे एक बार फिर बीजेपी को भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाएंगे। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, शिक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो या फिर बात उत्तर प्रदेश में विकास की हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों का आधार बना के आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ विपक्ष भी, चाहे पीडीए की बात हो या फिर अब जो बड़े वादे दो अखिलेश यादव ने कर दिए, महिलाओं के सम्मान में 40,000 उनके जो पेंशन की बात की है सालाना और जो 300 यूनिट बिजली की बात की, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। अब इसकी काट क्या है इसको हम समझेंगे और कितना भरोसा अखिलेश यादव के इन वादों पे जनता कर पाएगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और बीजेपी क्या वाकई अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद बेचैन हो गई है, इसको भी हम समझेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। 2027 के लिए अखिलेश का रेवड़ी कल्चर तैयार है। उन्होंने कई लोक लुभावने वायदे कर दिए। लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे अगर सरकार 2027 में बनी और 40,000 रुपए महिलाओं को सालाना पेंशन देंगे। ये अपने आप में महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा और बिजली का मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में है। क्योंकि बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, आरक्षण बिल का विरोध किया और तमाम जो जन आक्रोश रैलियां हैं वो निकाली जा रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो एक तरफ योगी का चेहरा, क्योंकि जब 17 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ तब कोई चेहरा डिसाइड नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री के नाम और चेहरे पे चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने 5 साल में कई बड़े बदलाव किए, कानून व्यवस्था को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर और अपना जो सनातनी एजेंडा है उसे लेकर। और 22 का चुनाव, हालांकि वहां सीएम के चेहरे को लेकर कुछ वक्त तक कश्मकश थी, लेकिन चुनाव जीते और मुख्यमंत्री ने ही एक बार फिर कमान संभाली। कई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े, लगातार 2 बार सीएम बनने का। और अब तीसरी बार तो चेहरा एकदम पहले ही क्लियर कर दिया कि योगी आदित्यनाथ का ही होगा, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। इस बार कोई कश्मकश नहीं और कोई कंफ्यूजन नहीं। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें दीपक सोनकर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्वेश त्रिपाठी हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, एचएन उपाध्याय हैं प्रवक्ता है कांग्रेस के और सर्वेश पाठक है पॉलिटिकल एक्सपर्ट। उनके अलावा आशुतोष अग्निहोत्री अब से कुछ देर में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत दीपक सोनकर आपसे, क्योंकि 17 में सीएम कौन होगा ये साफ नहीं था, 22 में भी कुछ कश्मकश थी और अब 27 की जब बात आ रही है तो पहले ही आप लोगों ने कह दिया कि भाई योगी आदित्यनाथ का चेहरा होगा, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। क्या उन्हीं का नाम, उन्हीं का चेहरा और उन्हीं के काम पे भरोसा है जिससे आपको उम्मीद है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे जीत की? राजेश जी, जिस तरीके से लगातार 2 बार के कार्यकाल और लगातार सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता में अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी विकास से जोड़ा, जनता की मूलभूत सुविधाओं को उनसे जोड़ने का काम किया और लगातार सरकार और संगठन उस पर सक्रिय रह करके कार्य करता है। निश्चित रूप से 27 में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे, इसको लेकर के निश्चित रूप से काम कर रही है और वही होंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह होती है राजेश जी कि आज जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बस भरोसा कर रही है। 2014 में भरोसा किया, जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद दिया, तो वो इस बलबूते पर दे रही है कि जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसके सर पर छत नहीं थी उसको आवास की योजना से जोड़ा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाए। उत्तर प्रदेश के अंदर आज सबसे बड़ा प्रदेश वह प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा IIT कॉलेज है।
तो जो विकास का एक बदलाव दिखाई दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, उस बल पर भारतीय जनता पार्टी लगातार में और 27 में भी निश्चित तौर पर जो जनता की योजनाओं को हमने जोड़ने का काम किया है, जो उनके मूलभूत सुविधाओं को हमने पहुंचाने का काम किया है, निश्चित रूप से उसके साथ ही हम लोग जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से 2014 से लेकर के लगातार जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, निश्चित रूप से 27 में भी बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन अभी क्या अखिलेश ने जो बड़े वादे कर दिए, बिजली का मुद्दा उठा के और 300 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए, क्या इससे बेचैनी बढ़ी है? देखिए राजेश जी, जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे दल अलग अलग प्रकार की रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं, फ्री की पॉलिसी चलाने का काम करते हैं। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आज उनको महिलाओं के सम्मान की चिंता आ रही है, महिलाओं के पेंशन बढ़ाने की चिंता आ रही है, जब कहां गए थे जब लोकसभा के अंदर महिलाओं के सम्मान की बात हो रही थी, उनके आरक्षण का बिल पास हो रहा था, उनका अपमान क्यों आपने किया? महिला अधिनियम बिल को क्यों उसको खंडन करने का काम किया? तो आपको महिलाओं की याद तो उस समय नहीं आई थी। आज आपको बिजली की याद आ रही है, जब 2012 से 17 के कार्यकाल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को केवल इस नाम से लोग, राजेश जी, जब कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाता था 2012-17 के कार्यकाल के समय, तो वही कहा जाता था कि आप वही उत्तर प्रदेश से आओ जहां अंधेरा रहता है, क्या बिजली आती नहीं है। आज वही बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर पृष्ठभूमि बदली है कि वह उत्तर प्रदेश है जहां माफियाओं का सफाया हुआ है, जहां 24 घंटे बिजली मिलती है, जहां बड़े बड़े एक्सप्रेस वे खड़े हुए हैं। तो ये परिदृश्य बदलने का काम है। अलग अलग लोग लुभावने देने का काम करेंगे, अलग अलग लोग बातें करने का काम करेंगे। जनता तो ये तोड़ करके देख लिया है ना कि 12 के 17 के कार्यकाल में क्या जनता को अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया, और आज 17 के बाद से लगातार जनता की उन सुविधाओं को किसने उन तक पहुंचाने का काम किया। तो इसलिए तो जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ, ठीक है। सर्वेश, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक तरफ सर्वेश त्रिपाठी, क्योंकि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि भाई आप महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 40,000 रुपए सालाना देंगे, दूसरी तरफ संसद में आप उनका अपमान कर रहे हैं, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। नहीं, सबको नमस्कार, सारे अंग्रेजों को नमस्कार, जनता को नमस्कार। ये पहली बात इनको क्लियर नहीं है, इनको क्लियर होना चाहिए। महिला अधिनियम नारी बंधन बिल जो है 2023 में पास हो गया था, उसका विरोध किसी ने नहीं किया है। आधी बातें बता के भेजी जाती है भाजपा वालों को। उनका भाजपा पार्टी हमेशा ये करती है, जनता को और अपने प्रवक्ताओं को आधी बात ही बताती है, पूरी बात बताती नहीं, तो इनकी गलती नहीं है। दूसरी बात, बिजली की बात जो कर रहे थे, वो बहुत सिंपल सा मामला है। बिजली का जो स्मार्ट मीटर्स है, 80 लाख स्मार्ट मीटर्स, जनता अगर ये ग्राउंड पे जाएंगे इनको पता चलेगा कितनी परेशान हो रही है, और उसको हॉल्ट किया गया है। सब जानते हैं, जो जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो बिजली का संकट है, बहुत बड़ा संकट है अभी। और बिजली का संकट ऐसे हवा में बोल देने से नहीं होता है कि बिजली ऐसे होती है वैसे होती है, बहुत बड़ा संकट है। जो स्मार्ट मीटर्स है वो फेल हुए हैं, उसमें इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, उसमें रोल आउट किया गया, कमेटी बनाई गई, हालांकि कमेटी भी ERDA वडोदरा से ही बन के आ रही है। तो वो सारी कमेटियां, सारे टेंडर, सारे ठेकेदार सब गुजरात से ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलता बिल्कुल। तो ये वो ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या थी। और रही बात बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं। हाँ। इसमें इनको देना, ये वेलफेयर स्टेट का नियम है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर कोई दे रहा है तो उसमें कोई रेवड़ी जैसा नहीं है, और अगर पहली बार नहीं है जो ऐसा किया जा रहा है। भाजपा जब यही करती है तो इनको लगता है कि वो जो है वेलफेयर है, और जब कोई और पार्टी कहती है तो इनको लगता है कि वो रेवड़ी है, ऐसा नहीं है। और रही बात महिलाओं का, कहीं कोई विरोध नहीं है, महिलाओं को विरोध बिल्कुल विपक्ष ने नहीं किया। महिलाओं का विरोध याद करना है तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का 2010 का वीडियो देख लें, इनको समझ में आएगा महिलाओं का विरोध कौन करता रहा है। महिलाओं का विरोध देखना है तो याद कर लें कि RSS में कितनी महिलाएं रही हैं। महिलाओं का विरोध देखना है तो इनको याद कर लें कितने सांसद भेजते हैं महिलाओं को। और अगर महिलाओं का विरोध किसी ने किया है तो इनकी सरकार ने किया, 2023 में लागू हो जाना, जब वो पास हो गया था तो उसको लागू करना चाहिए था। जब आप पहले ही ऐसे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था डिलिमिटेशन के लिए, नारी बंधन बिल नहीं था। आप जब ऐसी शर्तों पे हिलाते हैं कि वहां पे आपको कुछ और दिखा के कुछ और करना हो, तो आपकी नीयत खराब होती है, आपकी नीयत धाराशायी हुई है, दीपक जो आप साजिश करना चाह रहे थे। हाँ, दीपक जी बोलिए। दीपक जी आवाज आ रही है? दीपक भाई, हाँ बोलिए। डिजिटल इंडिया है, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई को ये समझना चाहिए, आज जिस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे थे इनके मुलायम सिंह जी सदन में?
अगर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो वोटिंग होगी, सीटें हो बचेगी। ये किसकी सोच थी भाई? लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, ये किसकी सोच थी भाई? और उदाहरण है राजेश जी, समाजवादी पार्टी के अंदर जब महिलाओं ने उसको निष्कासित किया गया, पार्टियां छोड़ छोड़ के वो माए भागी और कह रही थी कि सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान समाजवादी पार्टी में हुआ है। वो कोई और नहीं कहता, वो समाजवादी पार्टी में जो काम करने वाली बहनें थी वही वो बहनें कह रही थी। आज आपको जुमले जो कह सकते हैं वो दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के चरित्र को ये प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है और वो महिलाएं भी जानती है, जिन्होंने उस महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया, सदन के अंदर खंडन करने का काम किया, और आज आप यहाँ बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। जनता सब जानती है और जनता उस बात का लगातार जवाब दे रही है कि लगातार महिलाओं का अपमान किस पार्टी ने किया है, कितना महिलाओं को नेतृत्व देने का काम किया है। बता दें सर्वेश त्रिपाठी जी, सर्वेश एक छोटा सा कमेंट, फिर में जो तीन और मेहमान है उनके पास भी जाना है। कितना पानी आपने दे दिया, कितनी जनता को मूलभूत सुविधा दे दी, कितनी बिजलियों को बिजली दे दिया, कहीं कुछ नहीं, केवल माफिया अपराधी, केवल जिस पार्टी का काम केवल माफिया दंगे अपराधियों के साथ लगा रहा। ठीक है, जवाब दे देता हूं सर्वेश त्रिपाठी। महिलाओं का सम्मान नेताओं ने इतना किया कि एनसीआरबी के आंकड़ों में 2022 में महिलाओं पे होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था। ठीक है, महिलाओं के सम्मान की बात कर लेते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो अभी बता, ये बिना मतलब की मैं बीच में नहीं बोला था दीपक भाई। दीपक भाई, मुरादाबाद में डबल मर्डर होता है, सुनिए, मुरादाबाद में डबल मर्डर होता है। आप लोग सड़क पे आपके मुख्यमंत्री घूम रहे होते हैं, गोरखपुर में भाजपा पार्षद की हत्या हो जाती है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। गोरखपुर में हत्या हुई उनके अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के, लेकिन आप लोगों से क्या उम्मीद की जाए? आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री कहता है कि विवेकानंद ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूँ। आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि विवेकानंद ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूँ। आपके यहाँ अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, था, आपको पता है कि नहीं? क्या आपको भी यही पता है विवेकानंद ने कहा था? आपको भी पता है क्या विवेकानंद ने कहा था? आपको भी पता था क्या? हाथरस में क्या हुआ था सोनकर जी? हाथरस में क्या हुआ था सोनकर जी? ठीक है, अभी वर्षित अभी तीन और मेहमान है, पहले उनके पास एक बार जाएंगे। एक सेकंड, हाथरस में क्या हुआ था? ठीक है, आप दोनों का हो गया, आप दोनों का हो गया। उपाध्याय जी, केवल चिल्ला लेने से तर्क नहीं बदल जाते, चिल्ला लेने से फैक्ट नहीं बदलते। जैसे ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि विवेकानंद ने कहा था मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जबरदस्ती की बातों से कुतर्क मत करिए, मैं इसीलिए आपके बीच में नहीं बोल रहा था। डिबेट ठीक से एक मर्यादा से, सुचिता से की जाती है। एक डिबेट एक सुचिता के साथ की जाती है। हालांकि भाजपा को सुचिता का शाह नहीं पता है। बोलिएगा मैं बोल रहा था, आपने सुना क्या? क्यों सुनूं आपकी? आपने सुना क्या जब मैं बोल रहा था? आपने सुना क्या? रटी रटाई बातें बोल के आते हैं, आपको ये भी नहीं पता है, आपको ये भी नहीं पता है कौन कौन से आर्टिकल में हुआ है संशोधन? इस महिला बिल में किस आर्टिकल में हुआ है? इस महिला बिल में किस आर्टिकल में? अरे मैं भी पूछ रहा, बताइए किस आर्टिकल में संशोधन हुआ है? इस महिला बिल में ठीक, आगे आप दोनों को मैंने पूरा समय दिया। ठीक है, अभी देखिए उपाध्याय जी भी हैं और हमारे साथ पाठक जी भी हैं और आशुतोष अग्निहोत्री जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक सेकंड सर्वेश भाई, हो गया, आप दोनों को मैंने पूरा समय दिया। उपाध्याय जी, अभी लूंगा मैं सवाल, अभी बहुत है, आपसे लूंगा जवाब। उपाध्याय जी, एक तरफ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव होगा, वहां क्लियर हो गया। दूसरी तरफ साहब अखिलेश यादव ने बड़े ऐलान कर दिए कि 300 यूनिट बिजली फ्री, 40,000 सालाना महिलाओं को। कांग्रेस कहां है और कांग्रेस क्या कर रही है? जी देखिए राजेश जी, कांग्रेस पार्टी को जो करना चाहिए वो कर रही है। संगठन मजबूती के द्वारा आम जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है। जहां पर पीड़ित जनता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो प्रतिदिन क्षेत्र में कई पीड़ित से जाते हैं, मिलते हैं, सांत्वना देते हैं। जहां तक हम सर्वेश जी भाई से कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि इनको, दीपक जी को, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्या जानेंगे? ये राष्ट्रीय आंदोलन में इनसे पूछे दलाली कैसे की जाती है,
कैसे अंग्रेजों का साथ दिया जाता है, ये लोग बताएंगे। ये नारा नहीं बताएंगे जिस नारा के दम पर चलकर इस देश के लोगों ने फांसी के फंदे पर झूला और देश को आजादी दिलाने का काम किया। ये अपवाद नहीं है, ये जानकारी ही नहीं है। ये देश की आजादी में न तो भाग लिए न तो आजादी के इतिहास को पढ़ते हैं। हाँ, तोड़ मरोड़ को पेश करना होगा तो पेश करेंगे, ये इनका गलती नहीं है दीपक जी का। आप जहां तक महिला की बात कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी लगातार पहले से भी देती रही है, आज भी देती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में आप जानते हैं कि हमारी आदरणीय जो है राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 33% महिलाओं को टिकट देकर ये दिखाया। तो महिलाओं का सम्मान में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे। अरे लेकिन जिसपे हायतोबा मची हुई है, सबसे ज्यादा शासन आपकी पार्टी ने यहाँ पे किया देश पर, आपको तो बहुत पहले ये करवा देना चाहिए था। अब जिसपे हायतोबा और हो हल्ला हुआ पड़ा और जिसपे आप लोगों को भी घेरा जा रहा है, आपको तो बहुत पहले क्रेडिट ले लेना चाहिए था इसका। भैया राजेश जी, आप बताइए, 35-40 साल लगभग होने जा रहा है सत्ता से उत्तर प्रदेश में नहीं आए हैं। अरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूँ जी। देश में तो हमें की बात करा दिया, हम विपक्षी दलों ने केवल 2 सदस्य बाहर है उससे वोटिंग में, उन्होंने लागू नहीं किया। अगर लागू किए होते तो आज जो है 33% महिलाएं जो है सांसद लोकसभा में और अन्य विधानसभा चुनाव में होती। इनका जो है क्या, इनको तो बस वो दिखाना है, क्या नहीं लागू किए भाई। उस समय आपने कहा 35 में लागू करेंगे, 39 में लागू करेंगे, जब पास हो गया तो तुरंत लागू। जितनी है 540 सीट उसमें लागू करिए। आप बताइए, इन्होंने कोई बीजेपी का नंबर आएगा तो। चलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही है, मैं लौटता हूँ आपके पास। दीपक जवाब दे रहे हैं आपको, फिर मैं सर्वेश आपके पास आऊंगा। हाँ, सर्वेश पाठक मैं आपके पास आऊंगा। दीपक सुनकर। राजेश जी ये समझना चाहिए, अब इन्होंने कहा कि विदेशियों का संरक्षण दिया, अंग्रेजों को संरक्षण देने का काम किया। ये तो अपनी ही बात बता पहले, भाई अंग्रेजों को संरक्षण कौन दे रहा है और विदेशों से फंड कौन पार्टी ले रही है, किसकी पोल खुल रही है, ये सब लोग तो जानते हैं। और भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, वह पार्टी बात कर रही है जिसके अंदर 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला और जीजाजीबी घोटाला, ये सारे घोटाले की बात कर रही है। हमने जेल भेजा, आपने छुड़ाया। अरे वाह रे वाह, ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग करते हैं जिस पार्टी का विदेशों से ही संरक्षण रहा हो, जिस पार्टी का अंग्रेज पार्टी के नेतृत्व करने वाले लोग भी ईरान से ईरानी बनकर बैठ गए हो, वो उत्तर प्रदेश की बात करेगा। देखिए, ये देश की जनता ये सब बातें जानती है। आप इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करेंगे, वो चलने वाला नहीं है। इसलिए जनता ने आपको बहुत अवसर दिया, इतने वर्षों तक राज करने का अवसर दिया, मगर आपने क्या दिया जनता को? कहते थे साहब गरीबी मिटाएंगे, ठीक है, गरीबी मिटाएंगे, ठीक है, ठीक है। सर्वेश पाठक, क्योंकि अब एक तरफ ये क्लियर है कि भाई योगी आदित्यनाथ के नाम पे चुनाव होगा, शायद पहले से चीजें साफ थी, लेकिन अब आधिकारिक ऐलान जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दिया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कई बड़े ऐलान किए हैं। किसकी बेचैनी बढ़ रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो काम है, जो कानून व्यवस्था, उनका सबसे मजबूत आधार है। एक तरफ वो, दूसरी तरफ अखिलेश के ये वादे। राजेश, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए राजेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अनाउंस होता नहीं भी होता तो योगी जी ही बीजेपी के कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बनते चुनाव जीतने के बाद 2027 में। ठीक है, कोई राग लपेट नहीं रहेगा, ना ही कोई विपक्षी पार्टियों को कोई मुद्दा रहेगा। अध्यक्ष जी ने अनाउंस कर दिया, अब तो फ्रंट फुट पे खेलना है। दूसरी पार्टियां जो कहती है चीफ मिनिस्टर का क्या क्या क्या, वो बात नहीं रहे। देखिए, यूपी में 12 से 17 का जो शासन था वो एक यंग मुख्यमंत्री मिला था। अभी बाद में तो ठीक है ना। अरे उपाध्याय जी म्यूट कर लीजिए, नहीं उपाध्याय जी म्यूट कर लीजिए। यंग मुख्यमंत्री मिला था, अगर वो चाहते तो बहुत कुछ करते, लेकिन वो फेल रहे। अब जो यूपी में अगर चुनाव होना है तो यूपी की जनता जान रही है क्या कमियां हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी ने हर वादे पूरे किए हैं। आपने कहा कि अखिलेश ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है और भी कुछ
40,000 महिलाओं को पेंशन देने का वादा किया है। जी देखिए, कथनी करनी में अंतर होता है। उन महिलाओं को पहले सुरक्षा चाहिए होता है। हाँ। उन बेटियों को जो स्कूल जाने से भी डरती थी, अब कॉलेज तो दूर की चीज है, वो डरती थी। उन महिलाओं जो लोकल मार्केट तक नहीं जा पाती थी, तो उन महिलाओं को ये पता है कि भैया कहाँ पे किसको वोट देने से क्या सुविधा मिलती है। सबसे बड़ी बात देखिए, 2014 के बाद से जब भी चुनाव हुए हैं, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे 2 लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं, 19 और फिर 24, बीजेपी की सबसे बड़ी जो वोटर फोर्स रही है वो महिला रही है जी। इवन ट्रिपल तलाक का जो बिल पास हुआ उसके बाद कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट दिए, जो कि अपने शौहर कहिए अपने फैमिली से छुप के दिया था। ये सर्वविदित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे हर पार्टी का अपना एक पोल स्ट्रेटेजी होता है। अपने पक्ष में, अपने पाले में जनता को, वोटर्स को लाने के लिए वो होता है, नए नए स्लोगन लेके आते हैं, नए लुभावने वादे लेके आते हैं जी। लेकिन आम जनता को पता होता है कि भैया पहले का यूपी और आज के यूपी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या नजर आ रहा है। ये चीजें मायने करेगा। सबसे पहली बात है, देखिए अपराध पहले दर्ज भी नहीं होते थे, अब अपराध दर्ज हो रहे हैं। तो एनसीआरबी डाटा के अकॉर्डिंग यूपी नंबर 1 पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन अपराधियों पे लगाम भी लगाया जा रहा है, इस चीज को भी बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात 10 सेकंड और अभी शायद सपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये बिल जो था 2023 में पारित हो गया। बिल में ये क्लॉज था कि जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। तो अखिलेश यादव जी या माननीय डिंपल जी, उन्होंने ये पूरे बिल को पढ़ा ही नहीं था उस समय, जो उनके प्रवक्ता को शिक्षित करना चाहिए। और अग्निहोत्री साहब, एडिटर साहब बैठे हैं, वो और भी इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। सर्वेश लेकिन जवाब दे रहे हैं, सर्वेश त्रिपाठी। देखिए, शिक्षित विक्षित ठीक है, आप भी कर देंगे, बड़े हैं मान लूंगा मैं, लेकिन उन्होंने पढ़ा था और परिसीमन होने से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये समझना चाहिए था। थोड़ी शिक्षा अगर आप भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें अपच नहीं होगी। लेकिन समस्या ये है कि जब डिलिमिटेशन के लिए एक चीज बहुत जरूरी थी, सेंसस। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्पेसिफिकली कहता है इसको, और आपको समझ में आना चाहिए कि सेंसस के लिए आपने कोई बात नहीं कि जब आप संसद में आए तब जातीय जनगणना की भी बात हो गई कि शुरू हो गया है, सेंसस की भी बात हो गई, वो भी शुरू हो गया है। लेकिन ये अगर इसके लिए जितना प्रॉम्प्ट एक्शन आपका एसआईआर का था उससे कम कॉम्प्लिकेटेड होता है सेंसस, वो क्यों नहीं किया गया? नीयत वहां खराब है। दूसरी बात ये है कि वो आप ठीक से समझिए, उस बिल को समझिए, वो लेजिस्लेशन पढ़े वो लिखे लोग हैं, उन लोगों ने पढ़ा था। और उसका हम अभी भी नहीं कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन मत करिए, अभी भी किसी ने नहीं कहा डिलिमिटेशन मत करिए। हमने ये कहा कि एग्जिस्टिंग सीट्स पे आप महिला बिल जो इस बात की जो नारी बंधन था वो कर दीजिए, उसका सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि अब तक आपने नहीं किया। अब पहले सेंसस ले आइए, उसके बाद अब कर दीजिए। जो आपने पहले कहा था, मैंने वो भी बिल पढ़ा है, मैंने ये भी बिल पढ़ा है, पाठक जी, इसलिए कह रहा हूं मैं। राजेश, इनको बता दो कि जो साउथ के राज्य थे जो चिल्लाते थे कि हमारी सीटें कम होंगी, तो यहाँ पे जो आधार लिया गया सेंसस का 2011 का लिया गया, तो उसमें उनको फायदा होगा कि 2026-27 में जो सेंसस होगा उससे उनको फायदा होगा। आप छोड़िए ना फायदे की, अरे फायदा 15 साल पहले के देश को किसको फायदा होगा? आप ही ने तो आपत्ति उठाई भाई, आपके नेता ने 2010 में आज संविधान कहता है, अरे संविधान आया था, तब पर भी आपने विरोध किया था। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट समाजवादी पार्टी, संविधान यही पार्टी विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी थी, और आज भी वही पार्टी विरोध करने वाली है। मेरी बात सुनिए, आपकी महिला का अपमान हो जाता है, पार्टी के मुखिया के वाइफ का अपमान होता है, लेकिन मुखिया बोले पर्सनल नहीं, जो बात हो रही है उस पर आई है ना, वो बात हो रही है। आप पर्सनल उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसे आपको क्या लेना देना? आपकी पत्नी है ना, देना है, उनके सम्मान का क्या? उनके नहीं, सम्मान का प्लीज एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, डिटेल नहीं प्लीज, नहीं व्यक्तिगत नहीं, प्लीज मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं, मुद्दों की बात होनी चाहिए।
ठीक ठीक, आप दोनों आप हो गया, लेकिन व्यक्तिगत टिका मेरी आप दोनों से गुजारिश है, व्यक्तिगत टिका टिप्पणी बिल्कुल नहीं। आशुतोष जी, ठीक ठीक, आशुतोष जी, आशुतोष एक सेकंड, आशुतोष जी, क्या वक्त की नजाकत को समझते हुए अखिलेश यादव ने इन दो मुद्दों का आधार बनाया? एक महिला जिनके लिए उन्होंने कहा कि साहब 27 में अगर सरकार बनी तो 40,000 रुपए देंगे, दूसरा बिजली, चाहे स्मार्ट मीटर हो, बिजली हो, उन्होंने कहा कि साहब 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या इससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ेगी और ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो प्रभाव डालेंगे? राजेश जी, अभी चुनाव हुआ था बिहार में, और बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और बनने के बाद पूरे बिहार में हर एक परिवार से एक युवा को नौकरी देंगे। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए बिहार के? महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, उस समय भी उद्धव ने घोषणा की थी कि किसानों का हम पूरा बिल माफ कर देंगे, और वहां मुफ्त की बिजली की भी बात हुई थी। दिल्ली देश की राजधानी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान दिल्ली में लोगों को मुफ्त की बिजली दी। क्या केजरीवाल रिपीट हो गए? नहीं हुए ना। तो ये राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों को जनता के बीच में जाना है, वो तमाम अपने पिटारे से लोगों को लुभाने के लिए योजनाएं लेकर आएंगे। लेकिन जैसा कि सर्वेश भाई ने कहा, भी दो सर्वेश भाई हैं, सर्वेश त्रिपाठी जी और सर्वेश पाठक, दोनों मेरे भाई हैं, और दोनों लोगों ने जिस चीज को छेड़ा, और उसमें से एक चीज जो सामने निकल करके आई, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि फायदे की बात। महिला आरक्षण कभी महिलाओं के आरक्षण के लिए था ही नहीं। महिला आरक्षण अगर वास्तविकता में लागू होना होता, राजनीतिक दलों को उसे लागू करना होता, तो जब एचडी देवगौड़ा ने शुरुआत की थी 1996 में, उसी समय पूरे देश भर में महिला आरक्षण लागू हो गया होता। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, 30 साल के बाद में हमें कहां उसकी चर्चा करनी पड़ती। लेकिन चलिए, एचडी देवगौड़ा की सरकार चली गई, अटल जी की सरकार आ गई, 3 बार उन्होंने प्रयास किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार आ गई, उन्होंने प्रयास किया, मोदी जी आए और मोदी जी ने भी प्रयास किया। लेकिन प्रयास करना और उसको अमली जामा तक पहुंचाना अंतर है। महिला आरक्षण आज के समय में फिर वहीं पर खड़ा होकर के आ गया, और इस बार विरोध इस बात को लेकर के हुआ कि उत्तर के भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, यहां लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, उत्तर दक्षिण भारत के लोगों को नुकसान हो जाएगा। दक्षिण भारत के लोगों को या दक्षिण भारत की राजनीतिक पार्टियों को बैलेंस बिगड़ेगा। एक डर था विपक्ष में कि अगर उत्तर भारत में ही सरकार पूरा एक जोर लगा देगी और बढ़ेगी सीटें जनसंख्या के आधार पर, ठीक, तो ये तो कभी सत्ता से हटेंगे नहीं। डर था ना, उस डर ने ही इस पूरे महिला आरक्षण को गड्ढे में डाल दिया। अब 2034 की बात करिए, 2034 में होगा। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में आज के समय लोगों को जरूरत किस चीज की है। अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं, मैं कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि 2012 का चुनाव जो हुआ था, उसमें मुझे लगा कि नहीं, अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करके, मैंने भी उनको वोट दिया था। सरकार उन्होंने चलाई, लेकिन जब सरकार में वो आए तो 4.5 साल तक वो चाचा की गोद में बैठे, वो ताऊ की गोद में बैठे, कभी वो शिवपाल चाचा की गोद में बैठे, कभी वो आजम चाचा की गोद में बैठे, कभी वो राम गोपाल चाचा की गोद में बैठे, और कभी पिताजी के इशारे पे काम करते रहे। जब 6 महीने का काम उनका रहा, जब हम लोगों ने 2016 का, आप दिसंबर 16 के आसपास की याद करिए, सुल्तान टीपू बना सुल्तान, हम लोग कहते थे, अखिलेश जी का घर का नाम टीपू है। तो उस समय जब उन्होंने शुरुआत की तो उनका जो ग्राफ था वो बढ़ करके यहां आ गया। लेकिन एक गलती फिर हो गई। पहले खुले मंच पर शिवपाल जी का अपमान, उसके बाद मुलायम सिंह जी का अपमान, और फिर अखिलेश जी का मंच पर रोना। आप मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक
पार्टी के बड़े चेहरे हैं, और अगर आप उस संवैधानिक पद पर बैठने के बाद ठीक है। पब्लिक के सामने असहाय होने की स्थिति करेंगे तो क्या होगा? वही सबसे बड़ी गलती थी उनकी, और उस गलती ने उनको लोकसभा में भी नुकसान पहुंचाया और विधानसभा चुनाव में भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन राजेश भाई, मैं एक चीज कहूंगा कि 2024 का जो चुनाव था, 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उन्हीं अखिलेश ने बीजेपी को पटखनी दी, मतलब उन्होंने अपने आप को सुधारा है। तो जो अगला 2027 का चुनाव होने वाला है, अभी समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट की बात की है, हो सकता है दीपक जी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कई लोग लुभावन योजनाएं आएंगी। चुनाव इस बार भी योगी जी के चेहरे पर और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के चेहरे पर होना है। तीसरा त्रिकोण बनेगा मायावती का, लेकिन ये देखना होगा कि मायावती अपने वोट बैंक को बचा करके रख पाती हैं। ठीक, दीपक सोनकर, चूंकि 24 के चुनाव से मनोबल काफी ऊपर है समाजवादी पार्टी का, फिर पीडीए फैक्टर अब भी है, अब ये 2 और बड़े ऐलान कर दिए, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में बेचैन हो रहे हैं कि भाई 24 में आपसे ज्यादा सीटें उनकी आई थी, अब 27 में भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए राजेश जी, बहुत साफ सीधे और बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि हर एक पार्टी अपने अपने स्तर से चुनाव में मुद्दों को रखती है, अपने अपने योजनाओं के साथ, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ, अपने अपने बातों के साथ, अपने लुभावने बातों के साथ जाती है। जिस तरीके से 24 में जनता को गुमराह किया गया संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, वो दोबारा होने वाली नहीं। दीपक जी गलत कह रहे हैं, दीपक जी गलत कह रहे हैं। अगर वो गुमराह करके जीत जाते, ठीक है, तो आपने उनको गुमराह होने से बचाया क्यों नहीं? आपके दम्भ ने आपको 24 का चुनाव हराया। आप याद कीजिए, आपकी पार्टी के नेताओं ने ही कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी के नेताओं ने ही कहा था, मंच पर प्रत्याशियों ने कहा था कि हमें तो मोदी और योगी के नाम पर वोट मिल ही जाएगा। अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो दीपक जी नहीं, और आरक्षण को लेकर भी बयान बीजेपी के ही कई कुछ नेताओं ने दिए थे। आपकी बात कह रहा हूँ, 24 के बाद भी कई चुनाव हो गए। उपचुनाव के परिणाम देखिए, बिहार के चुनाव के परिणाम देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम देखिए, यूपी की बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है, बात यूपी की हो रही है। देखिए, यूपी के चुनाव की बात है, मगर देश के अंदर योजनाएं साफ में आ रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर की जनता ने, सबसे प्रैक्टिकल बात यह है, देखिए जनता जो बात आज चर्चा में निकल गई वो यही बात है कि जनता की उन मूलभूत सुविधाओं को समझा किसने। आज जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, उस पीडीए में दलित के कितने ऐसी समाजवादी पार्टी हुई है? यही समाजवादी पार्टी थी जो 2015 में दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगा दी। आज इनको बाबर साहब की याद आ रही है, आज इनको काशीराम साहब की याद आ रही है। हम कहां गए थे जब भाजपा को आने लगी तो किसी को आ सकती है? भाजपा को जब बाबा साहब की याद आने लगी। परवेज भाई, होड़ तो तीनों लोगों में है, आपकी पार्टी में भी होड़ है भैया, अच्छी चीज है, बीजेपी में अच्छी भी चीज है भैया, और चंद्रशेखर की पार्टी में ही है। सबसे ज्यादा अगर वहां पर बेचैनी है तो मायावती को है, और होड़ होनी भी चाहिए। 20% वोट बैंक मायावती के पास में होता था, आज उनके पास में विधानसभा में 12% के करीब वोट रह गया है। बिल्कुल, और उस 12% वोट को भी झिझोड़ कर खींचने की बात है। कारण है 9% का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और जो समाजवादी पार्टी के बीच में। विधानसभा में 9% का वोट जो कम है, जो अंतर है, अगर वो अंतर भाजपा बढ़ा ले जाती है तो आपको फिर विपक्ष में बैठना होगा, और अगर आप पाट ले जाते हैं तो हो सकता है आपको सत्ता का सुख मिले। लेकिन सवाल यही है कि लोग विश्वास कैसे करेंगे, कैसे आपके ऊपर विश्वास करेंगे और कैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करेंगे, सोचना पड़ेगा दलित वोट बैंक की बात पर। सर्वेश मुझसे सवाल है? हाँ त्रिपाठी जी, आपसे ही सवाल है। जी देखिए, बहुत बहुत सही सवाल है और बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, बात यह है कि हमें उनके जब हम बात करते हैं उनकी, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है कि जो सबसे जरूरी चीज है वो मूलभूत आवश्यकताओं की बात है। जो सबसे जरूरी चीज है वो इक्विटी की बात है, समता की बात है। जो हम संविधान का, इनको लगता है कि हम बता रहे थे, वो संविधान इसीलिए है कि संविधान में भाजपा को समता शब्द समझ में ही नहीं आता।
समानता तो छोड़ दीजिए, समता समझ में नहीं आता। वही समझाना जरूरी है कि आप जब ये लोगों को समझने की जरूरत है कि संविधान का जब से बाबा साहब की बात करते हैं, जब से संविधान बना भाजपा का पहला काम था उसके अगेंस्ट जाना। और रही बात इसकी, मायावती जी हमारे साथ 2019 में चुनाव भी लड़ी थी, तो हमें विश्वास दिलाना, 2024 में हमने विश्वास दिलाया था, उसका असर दिखा था, जनता तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और उसका असर साफ दिख रहा है। हमें संविधान में विश्वास है, हमें जनता पे विश्वास लेकिन है। वो साथ ज्यादा लंबा चल नहीं पाया था, उन्होंने तो फायदा उठा लिया और वो तो निकल गए, लेकिन आप लोग वहीं रह गए। तो वो साथ जो आप लोग आए थे, कोई बात नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ की बात ही नहीं कर रहा भैया, मैं बात कर रहा हूँ जनता के साथ। 2024 में हमें जनता का साथ मिला था, हर वर्ग का साथ मिला था, और जिस वर्ग की यहाँ बात हो रही है उसका भी साथ मिला था। तो क्या आप 27 में भी उम्मीद है कि वो मिलेगा? हमें बस वही बातें, उनसे संवाद अपना बरकरार रखना है। तो क्या 27 में भी उम्मीद है कि वो साथ मिलेगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है साहब 24 में तो गुमराह कर दिया था, वो सिक्का चल गया, अब नहीं चल पाएगा। नहीं, जनता को गुमराह कर दिया था, तो इसका मतलब ये गुमराह करके चुनाव जीतते आ रहे हैं क्या? ये जनता के लिए बहुत डेरोगेटरी शब्द होता है कि अगर आप जीते तो आपको जनता पसंद कर रही है। कांग्रेस को इतने सालों पसंद किया तो वो गुमराह करके बन रहे थे। आप 2 टर्म बन जाते हैं, 3 टर्म, तो जनता आपको मान रही है। सर्वेश त्रिपाठी, विरोधाभासी बातें जो बोलते हैं, ये खुद को सुनते हैं कि नहीं, मुझे यही समझ में नहीं आता। ठीक है, कभी उसके बाद खुद भी तो सुनते होंगे क्या बोला है तुमने। ठीक है पाठक जी, क्योंकि सर्वेश पाठक, क्योंकि लगातार चाहे 17 में जीते, 22 में जीते, फिर अब 27 का चुनाव, एक एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता है जो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी लगातार तीसरी बार जीतना। इस बार 27 में क्या चुनौती बीजेपी के सामने रहने वाली है? क्योंकि चेहरा तो साफ हो गया कि योगी का ही होगा, काम भी ठीक है भाई, यूपी में काम किया, उस काम के आधार पे होगा, लेकिन अखिलेश यादव भी कई चाल चल रहे हैं, पीडीए फैक्टर भी उनका काम कर रहा है। तो 27 का चुनाव कड़ा होगा, दिलचस्प होगा, एक तरफा नहीं होगा? ऑफ कोर्स एक तरफा चुनाव नहीं होगा, क्योंकि देखिए यूपी में घटक दल भी हैं, और जैसा कि 24 में अखिलेश यादव ने जो प्रदर्शन किया, उनके पास पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो अपने आप को मान के चल रहे हैं कि सत्ता हासिल करेंगे। लेकिन मुझे कहीं दूर दूर तक ये चीज नजर नहीं आ रही है कि बीजेपी से, हाँ अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ अगर अंदर खाने होती, योगी जी को हटा के कोई दूसरा चेहरा लाने की बात होती, तब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव का पल्ला भारी होता। लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी की बात आप सही कहते हैं, बिहार में देखिए एंटी इनकम्बेंसी का क्या हुआ, मध्य प्रदेश में देखिए एंटी इनकम्बेंसी का क्या हुआ, उसके बाद बाकी के राज्यों में भी अभी चुनाव हो रहा है, असम में हो चुका है, बंगाल में देखिए आज बम्पर वोटिंग हुई है 89%। जब ममता बनर्जी आई थी जीत के लिए तो 84% के आसपास वोटिंग हुई थी, और ये देखा जा रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी वहां पे है ममता बनर्जी के खिलाफ। बीजेपी के जो शासित राज्य हैं वहां पे एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल जाती है। बम्पर वोटिंग हो तब पर भी बीजेपी जीतती है, जैसा कि बिहार अभी आपने देखा था, बिहार में जीत के आ गई, महाराष्ट्र भी जीत के आ गई, छत्तीस यहाँ आपका मध्य प्रदेश जीता था। तो बीजेपी के लिए ये जो बला होता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो या वो हो, वो हिमाचल और राजस्थान की बात अलग होती है, वहां 5-5 साल अलग अलग पार्टियों को मिलता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ठीक है अखिलेश यादव जी ने 24 में काम किया, 24 में उन्होंने जनता के मन में जो भी बैठाया वो सीटें जीते, अपने पिताजी के भी समय से अच्छा परफॉर्म किया लोकसभा में, कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ये फैजाबाद सीट को तंज करते थे हिंदुओं पे, अयोध्या जीत लिया, वो उपचुनाव में कितने सीट जीते थे भाई? उपचुनाव जो होता है वो एक और कहा भी जा रहा था, आप इनके चैनल पे बैठ के कितनी बार किए ये तो सेमीफाइनल है, 27 का ये है वो है, सब कुछ है। उस उपचुनाव में क्या हो गया? 24 जीता था ना, 24 के बाद ये उपचुनाव हुआ था। सर्वेश त्रिपाठी, फिर मैं उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ। सर्वेश त्रिपाठी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप, आपसे बेहतर उम्मीद है मुझे भाई साहब। उपचुनाव जो होता है, उपचुनाव प्रशासन का ही होता है, और प्रशासन ने कैसे मिल्कीपुर में क्या किया, मीरापुर में क्या किया,
किस पुलिस वाले ने पिस्तौल महिला पे तानी हुई। उपचुनाव कोई भी यहाँ बैठे हुए हैं, भैया बैठे हैं न्यूत्री भैया, इनसे ये बता देंगे उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव और जनरल असेंबली चुनाव में कंपैरिजन कम से कम एक्सपर्ट को नहीं करना चाहिए। अगर ये भाजपा प्रवक्ता होते तो मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होता, उनसे अशिक्षा की उम्मीद होती है मुझे, आपसे नहीं है। नेता बोलते थे, अरे राजनीति में आप मत बोलिए ना, नेताओं का बोलना अलग होता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट एक चैनल ने, नेशनल चैनल ने, ठीक है उपाध्याय जी, आप भी क्या 24 की तरह ही वही बैसाखी के सहारे ही आगे बढ़ने की सोच रहे हैं या अपने दम पे भी कुछ करेंगे? क्योंकि इमरान मसूद और कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कब तक बैसाखी के सहारे चलेंगे। यस जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम तो लगे सोचे कि आप हमको भूल ही गए हैं। आप बताइए कितना हमको समय दिए बोलने के लिए, दूसरी बार दे रहे हैं। सर कभी कभी वैसे हो जाता है। आप बोलिए हाँ, आप भी तो भूल गए ना हमें। आप भी फोन पे बात करने लगे थे तो फिर हम भी थोड़ी देर भूल गए कि कोई इमरजेंसी फोन होगा। नहीं वो तो एक अच्छा चल ठीक है, बोलिए आप अपनी बात रखिए। ऐसा है राजेश जी, पहली बात तो नेत्री जी भाई साहब को तो हम चेहरा से पहचान ही नहीं, इतने हैंडसम लग रहे हैं, आवाज से पहचान दिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और जल्दी जल्दी बधाई दे रहे हैं कि इनके स्थान पर पाठक जी भी जल्दी इनके साथ जो है भाजपा प्रवक्ता के रूप में सर्वेश पाठक जी दिखाई देंगे हम लोग के सामने। वो एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट हम और भाजपा प्रवक्ता ज्यादा की तरह बोले हैं, एक भी उनकी बात निष्पक्ष नहीं हुई, जैसा कि अभिनेत्री जी बीच बीच में निष्पक्ष होकर कह देते हैं। आप जो कह रहे हैं हमारी तैयारी पूरी है, और इमरान मसूद जी की बात, वो सब की बात जो आप कह रहे हैं, ये हम लोग अभी एक है, गठबंधन में चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। हमारे उच्च नेतृत्व का और सपा प्रमुख जी का अपना गठबंधन सही है, बातचीत भी सही है। हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सत्ता से दूर ले जाना है। ये उत्तर प्रदेश में जो लूट मचा रखे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पर जो वसूली कर रहे हैं, जब हो रहा है कोई बीमार हो रहा है, कोई सांस का मरीज है, एक लाइफ कार्ड दे रहे हैं, आदमी के जान पर पड़ी आ जा रही है, इनको जरा कम चिंता है आम जनता की, तब जनता जवाब देगी। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की जोड़ी ये है न कि सांसद प्रतिनिधि बनाए, कितने सांसद बनाए उत्तर प्रदेश में जीते 33, कितने सांसद इनके हैं, कितने विधायक है, आपको कितने रोका है? प्रियंका जी ने 33% टिकट दिया, आपने उसमें आरक्षण थोड़ी आपने संविधान में लागू कर दिया था। उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी का जो नीति है उससे 33% सीट पिछले चुनाव में दी सीट दिया। वो बात चले गई कि हमारा 2% वोट था, लेकिन हमने प्रतिनिधि देने का काम तो किया है। और आप महिलाओं की बात करते हैं, ये लोग किसको जर्सी गाय कहते हैं, कांग्रेस की विधवा कहते हैं, पछड़ा कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे भाई? एक जो है सभ्य महिला जो देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद की जो राजनीति है उसमें प्रमुख महिला के रूप में जो है उभरी है। और चाहे मनरेगा हो, चाहे RTI कानून हो, चाहे जितने भी बहुत से 2-4-10 हो, सब कानून को उन्होंने लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस महिला के लिए प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, ये महिलाएं भूली नहीं है, महिलाएं सब याद रखी हुई है। और 2027 के चुनाव में जवाब देंगी। आरक्षण के विरोधी ये है, और साथ साथ पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के विरोधी है। यदि होते 33% आरक्षण, उस पर उनको देखिए कितनी भागीदारी हो गई। आशुतोष जी, स्मार्ट मीटर के नाम पर ये लूट रहे हैं, बिजली की समस्या बदहाल है, उसका निदान कोई नहीं है। ठीक है, एकमात्र निदान यही है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करके यूपी जो है दमलेगी और निजात पाएगी। ठीक है आशुतोष जी, 27 में पिछले वक्त को देखते हुए इन पिछले 17 से लेके अब तक किसका पलड़ा भारी किसका हल्का दिखाई दे रहा है? पहले तो राजेश जी आज की डेट नोट कर लेना। ऐलान कर दिया है HN उपाध्याय जी ने, और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि 27 में उखाड़ फेंकेंगे। मुझे लग रहा है हम लोगों को भी उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर उपाध्याय जी यही हो जाती है कि आप कहते थे, अभी राजेश जी से कह रहे थे कि हमें समय नहीं देते। समस्या है कि आप अपना 80% समय पहले ही काट करके इनको सर्वेश त्रिपाठी जी को दे देते हैं। आप रहते ही 20% में है। अब उस 20% से ऊपर बढ़ करके जब आप आ जाएंगे, चाहे लोकसभा में आए चाहे विधानसभा में आए, तो निश्चित रूप से आपको जनता भी समय देगी और हम लोग तो आपको समय देंगे ही देंगे। अब बात आती है 27 के चुनाव को लेकर के। 27 के चुनाव का बिगुल भले ही अधिकृत रूप से नहीं बजा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और मैदान में आ गए हैं। इस बार का चुनाव भी योगी और अखिलेश के
बीच में ही होने जा रहा है। लड़ाई जो है वो 40% के वोट बैंक की होगी। 40 मैं इसलिए कहता हूं कि अमूमन ये देखा जाता है कि 20% का जो सवर्ण वोट बैंक लगभग है वो बीजेपी के साथ में रहता है। जो SC का वोट 20% है वो मायावती जी के पास में रहता है। और ओबीसी में यादव और बाकी का जो वोट बैंक है 18 और 19%, वो वोट बैंक परमानेंट जो है वो समाजवादी पार्टी का रहता है। बाकी का जो वोट बैंक जिसके पास में पहुंच जाएगा, जो लोगों को लुभाने में सफल हो जाएगा, निश्चित रूप से 27 की कुर्सी पर वही बैठेगा। लेकिन वादे अभी बहुत नए नए आने वाले हैं जिन पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है सर्वेश पाठक, आखिरी कमेंट आपका, 27 को लेके क्या पिक्चर नजर आती है? आपने म्यूट कर रखा है शायद। देखिए पिक्चर क्लियर है, पिक्चर साफ है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, अब पता नहीं कहां से वो अपना वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे या सीट बढ़ाएंगे, उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं होते हैं। बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा। मायावती जी उतने तगड़ी स्थिति में दिख नहीं रही है, उनका उतना आधार मजबूत दिख नहीं रहा है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही फाइट होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और फाइट में जो अपर हैंड है वो बीजेपी का है और ये पलड़ा सदा ही भारी रहे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पलड़ा बीजेपी का भारी है, लेकिन चलिए चुनाव है और चुनाव में कब क्या जनता कर दे वो जनता पे ही छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2027 को लेकर अभी से चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। एक तरफ ये क्लियर हो गया कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव होगा, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बिजली को लेकर और महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। अब कितना प्रभावित करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।